हेलो दोस्तों, कैंसर के पेशेंट्स में अक्सर ये दिक्कत आती है कि उनको पैलिएशन के लिए जब भी हम स्टेंट्स लगाते हो तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं ये हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है। आज हम उसके मैनेजमेंट पर बात करेंगे। बेसिकली ज़्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि स्टेंट ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट्स में ही लगाया जाता है, पर कई बार कैंसर के पेशेंट्स में भी नलियों में या ट्यूब्स में जगह क्रिएट करने के लिए और कैंसर के कॉम्प्लिकेशन से लोगों को बचाने के लिए स्टेंट डाला जाता है। लेकिन ये स्टेंट करने के बाद भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, कई तरह की परेशानियां हो सकती है। इनको कैसे मैनेज करेंगे आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, हर एक पॉइंट की सेपरेट रेलेवेंस है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, आपको अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार इस तरह के पेशेंट में आप स्टेंट लगाते हैं, स्टेंट खिसक जाता है, स्टेंट में रीब्लॉकेज हो जाता है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप करिए। कैंसर वाले पेशेंट्स की वैसे भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं होती है, और इस तरह के पेशेंट्स को यदि हम अपने हाल पर छोड़ देंगे तो वो अगली बार हमारे पास तब आएंगे जब कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी होगी, या स्टेंट बंद हो चुका होगा, या खिसक गया होगा, या इन्फेक्शन हो गया होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुकी होगी। इसलिए रेगुलर इनको चेकअप करते रहिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होने का आपको अंदेशा दिख रहा है तो तुरंत आप इंटरवेंशन करें। इसके अलावा आप कुछ इमेजिंग स्टडीज़ करके भी, जैसे एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, एंडोस्कोपी है, ये सारी चीज़ें करके भी चेक कर सकते हैं कि स्टेंट सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं, बार बार डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा है, या इसमें कोई क्लॉटिंग या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब इसमें चक्कर ये होता है कि कई बार हर चीज़ों का स्कैनिंग बार बार करना संभव नहीं होता, बार बार सीटी स्कैन, एमआरआई या एंडोस्कोपी कर नहीं सकते। पर खासकर अगर कोई सिम्टम्स हो रहे हैं और आपको कोई डाउट लग रहा है कि स्टेंट में कोई इशू है, या अगर पेशेंट को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, या कभी कभी प्रॉब्लम नहीं भी है, तो एक रूटीन अंतराल पे आप चेक करके देख सकते हैं कि कुछ नया प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्प्रेड जिनको कैंसर हो चुका है वैसे पेशेंट में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इस तरह के पेशेंट्स में कई बार हर 1-2 महीने में स्कैन आपने कर लिया तो सफिशिएंट होता है। बहुत ज़्यादा पेशेंट इस तरह के 1-2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते हैं, तो इसलिए अगर आप रेगुलर चेक करते भी रहें तो भी बहुत दिक्कत नहीं है। आपको कई सालों तक फॉलोअप इस तरह का करना पड़े वैसे चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि इस तरह के पेशेंट सर्वाइव ही बहुत कम करते हैं। लेकिन आप फिर भी एक विजिलेंस रखें तो अच्छा है, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी में पेशेंट की जांच करते रहें तो अच्छा है। अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है जहाँ पे स्टेंट खिसक गया है तो तुरंत उसको रीपोजिशन आपको करना पड़ेगा। यदि कोई स्टेंट अगर ब्लॉक हो गया तो उसको तुरंत ओपन करना पड़ेगा, या दोबारा उसको ओपन करने के लिए स्टेंट करना पड़ेगा। इसमें आपको अलग अलग तरह के पेशेंट्स में या तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करना पड़ता है, जिसमें एंडोस्कोप डाल के जो अंदर का कचरा उसको बाहर निकालते हैं, दोबारा स्टेंट लगाते हैं, या अंदर के कचरे को बाहर निकालने का कुछ और प्रोसीजर आप कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में वहाँ पे बलून करके आप डायलेट कर सकते हैं जिसमें कचरा क्रश हो जाए, या एक और स्टेंट प्लेस कर सकते हैं, एक और ट्यूब प्लेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको करना पड़ेगा ताकि वो नली वापस खुल जाए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। इस तरह के पेशेंट्स में कई बार आपको पेन का मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में कई बार लंबे समय तक पेन होता है, स्टेंट लगाने के दौरान भी, उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक पेन होता रहता है। तो आपको पेन कम करने के लिए पेन किलर्स कई बार देने पड़ते हैं। कई बार पेन को कम करने के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपीज़ और एक्यूपंक्चर थेरेपी, इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं जो कि थोड़े बहुत पेन को मैनेज कर सकते हैं। सीवियर पेन अगर हो तो पेन किलर देना पड़ेगा। इसके अलावा आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करिए, क्योंकि कई बार इस तरह के स्टेंट्स में कीटाणु आ जाते हैं। तो आप जो भी पेशेंट को खाना खिला रहे हैं वो प्रॉपर हाइजीनिक होना चाहिए। खाना जिस हाथ से या जिस तरीके से खिला रहे हैं वो भी एसेप्टिक होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। सर्जरी या प्रोसीजर के दौरान आपको इन्फेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। खाने का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अन्न नली में जो स्टेंट डालते हैं उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है या बाइल ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है तो उसमें खाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई और इन्फेक्शन या कीटाणु नहीं हो। जो पानी आप पी रहे हैं वो शुद्ध हो, जो खाना आप खा रहे हैं वो शुद्ध हो। कभी कभार प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है, कीटाणुनाशक दवाई, खासकर अगर बुखार वगैरह हो रहा है पेशेंट को तो। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको प्रोसीजर करना है, चाहे एंडोस्कोपी वगैरह करना है, तो भी प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि कोई इन्फेक्शन अगर डॉक्यूमेंट हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो प्रॉम्प्टली उसको ट्रीट करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स और हॉस्पिटलाइजेशन के द्वारा, ताकि वो इन्फेक्शन फैले नहीं, कंडीशन को बिगाड़े नहीं। इसके अलावा स्टेंट में अगर रीब्लॉकेज आ रहा है, ट्यूमर का इनग्रोथ हो रहा है, तो उसको आपको उसके साइंस को असेस करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्यूमर का भी साथ में से ट्रीटमेंट करते रहना पड़ेगा कि ट्यूमर का ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, उसके लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी, नहीं तो बार बार हर थोड़े दिन में ट्यूमर बढ़ता रहेगा और आपको परेशानी होती रहेगी। तो ट्यूमर का ग्रोथ भी रोकने के लिए आपको कुछ थेरेपी तो साथ में करनी पड़ेगी।
स्टेंट के आसपास वाले एरिया में भी कई बार रेडिएशन थेरेपी या इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं जिससे फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा कुछ लेज़र अब्लेशन या फोटोडायनेमिक थेरेपी वगैरह भी दे सकते हैं कि अगर सेल्स बहुत बढ़ गए तो वह लेज़र द्वारा या फोटोडायनेमिक थेरेपी या क्रायोथेरेपी द्वारा आप सेल्स को मार देते हैं ताकि जगह क्रिएट हो सके और ट्यूब को बिना रिप्लेस किए या स्टेंट को बिना रिप्लेस किए काम चलता रहे। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादातर ये ब्लीडिंग माइल्ड होती है, पर अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर या एंडोस्कोपिक इंटरवेंशन कुछ लग सकता है। यदि ट्यूब डालने के दौरान नली फट गई है तो ज़्यादातर पेशेंट में ओपन सर्जरी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि परफोरेशन अगर छोटा मोटा हो तो मैनेज हो सकता है, अपने आप सील हो जाए, ऐसा हो सकता है बलून डायलेशन से, पर अगर नली पूरी फट गई है तो फिर ऑपरेशन लगेगा। तो कॉम्प्लिकेशन अगर परफोरेशन का है तो फिर उसमें ओपन सर्जरी की कई बार आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पे आप उस एरिया को ओपन करके जहाँ पे परफोरेशन है उसको सील कर देते हैं और उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ की मॉनिटरिंग करते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, क्या क्या उसको तकलीफ हो रही है, पेन या कोई इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट तो नहीं हो रहे। इमोशनल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि इस तरह के पेशेंट को कई बार एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और साथ में आप पेशेंट के न्यूट्रिशन का भी प्रॉपर ध्यान रखते हैं, जहाँ पे स्टेंट करने के बाद पेशेंट का खाना पीना कैसा चल रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाना पेट में जा रहा है नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशन कम ज़्यादा तो नहीं पड़ रही, ये सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखते हैं। साथ में ज़रूरी है पेशेंट को एजुकेट करना कि क्या क्या तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम के क्या लक्षण या सिम्टम्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज किया जाए, इस बारे में पेशेंट को जानकारी देना आवश्यक है, ताकि पेशेंट को ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रहे कि अगर उसको स्टेंट डाला है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, और अगर इशू होंगे तो क्या सिम्टम होने पर उसे डॉक्टर के पास आना है, क्या छोटी मोटी सिम्टम्स को वो इग्नोर कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। हर चीज़ों का प्रॉपर क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए जो पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट करे, ताकि पेशेंट सारी चीज़ों को घर पर मैनेज कर सके और अगर ज़रूरत है तो सही समय पर डॉक्टर के पास आ सके, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उसे डॉक्टर फर्दर मैनेज कर सके। पर पेशेंट को इसके बारे में थोड़ा जानना और उसके सिचुएशन को समझना और हर चीज़ों के लिए दोषारोपण ना करे, ये चीज़ों को भी समझना समझाना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार पेशेंट का क्या लगता है कि उनको बीमारी समझ में नहीं आती है, वो हर चीज़ों के लिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे स्टेंट डालने के बाद रीब्लॉकेज हुआ है कुछ भी हुआ, वो प्रोसीजर और डॉक्टर्स को ब्लेम करने लगता है। तो वो चीज़ों को भी उनको समझाना आवश्यक है। कुछ चीज़ें डॉक्टर के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कई चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों में। मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट कई बार ये फील करता हूँ कि जब मैं हार्ट में स्टेंट्स डालता हूँ तो कई बार पेशेंट उसमें भी अगर रीब्लॉकेज होता है तो हमें ब्लेम करना चालू करते हैं। कैंसर में तो ये और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हार्ट के स्टेंट तो फिर भी 95% चलते हैं, 5% रीब्लॉकेज होते हैं। कैंसर के स्टेंट्स में तो बहुत चांसेस है कि वो वापस से तकलीफ आएगा। तो इसलिए इस तरह के केसेस में पेशेंट को समझना है, समझाना ज़रूरी है, ताकि वो सिचुएशन को समझ सके और सही तरह से अगर प्रॉब्लम हो तो उसे एक्सेप्ट कर सके और अननेसेसरी दोषारोपण ना करे। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअलाइज प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट को पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है तो उसके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक अलग से अप्रोच डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि हर पेशेंट की प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की हो सकती है। तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि ओवरऑल पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। पैलिएटिव केयर में ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें पेशेंट का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसका ओवरऑल लाइफ को कैसे मैनेज करना, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना, उसके लास्ट डेज कंपेरेटिवली थोड़े अच्छे बीते इसके लिए मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। पैलिएटिव केयर की वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कवर किया। ये सारी चीज़ें पेशेंट के लिए फॉलो करना आवश्यक है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स ओवरऑल बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा फेस करते हैं, और ये सारी चीज़ें कई बार अगर आप उनका प्रॉपर एजुकेट करो, उनका प्रॉपर ध्यान रखो, तो उनके लास्ट फ्यू डेज अच्छे हो जाते हैं। ज़्यादातर हर पेशेंट इस समय बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, अपनी एंड को देख के, मौत को देख के लोग डरते हैं। तो ये सारी चीज़ों में पेशेंट काउंसलिंग या साइकेट्रिक काउंसलिंग भी कई बार हेल्प करती है। इसके अलावा आप कुछ एडवांस टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बायोफिल्म रेजिस्टेंट स्टेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इन्फेक्शन से बचा सकते हैं लोगों को और ओक्लूजन से बचा सकते हैं। थोड़े कॉस्टली स्टेंट्स आते हैं, पर इसमें ऊपर एक बायोफिल्म होती है जिसमें एंटीबायोटिक कोटेड होती है, जो कि स्टेंट को रीब्लॉकेज से और इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ सेल्फ एक्सपैंडिंग स्टेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो बेटर अटैच होते हैं। नॉर्मली कोई भी स्टेंट अगर हम लगाते हैं, नली कम ज़्यादा हो तो वहाँ पे स्टेंट अंदर बाहर मूव कर सकता है। सेल्फ एक्सपैंडिंग स्टेंट्स जो कई बार हम गले की नलियों में भी यूज़ करते हैं, वो स्टेंट्स कई बार क्या होता है कि वो अपनी जगह पे बलून जैसे हम छोड़ते हैं, वो अपने आप पे दीवार की नली से जाके चिपक जाते हैं और उनका एक्सपेंशन अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो इस तरह के स्टेंट्स के मूवमेंट होने का या उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है। कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कैंसर के पैलिएटिव थेरेपी में जो स्टेंट्स यूज़ होते हैं, उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए और कैसे प्रिवेंट किया जाए, इस बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। पैलिएटिव थेरेपी के दौरान किस चीज़ों के लिए स्टेंट्स यूज़ करते हैं, उनके क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज और क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इस पर हमने सेपरेट वीडियोज़ की, इन सभी को ज़रूर चेकआउट करें।
उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें, क्योंकि इस तरह का यूज़फुल कंटेंट कैंसर संबंधित हम आपके लिए लाते रहते हैं।